हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रितेश वर्मा और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी के सबसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं जो पेपर में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, जो पेपर में कितने अंक के पूछे जाएंगे, तो जो पेपर में एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में जो बहुविकल्पी प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। जो साइंस का जो पेपर होता है, जो बायोलॉजी का जो पेपर होगा, ठीक है, साइंस का जो पेपर होगा, बायोलॉजी में जो बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए आज की इस क्लास में हम बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, तो आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए समझिएगा यहाँ पर कि आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के क्लास 10th बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर देखिए समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, वो प्रश्न बात करेंगे जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, हर बार पेपरों में पूछे भी गए हैं और हर साल पेपरों में पूछे भी जाते हैं। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया स्टूडेंट्स, मैं ये वादा कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अगर इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स, अब जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के आज के इस क्लास में पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ लीजिए, सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपकी इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं ये देखिए कहने वाला हूँ कि जिन छात्रों का सपना है, ठीक है, जिन छात्रों का सपना है 2023 में 90+ लाने का, ठीक है, अब देखिए जिन छात्रों का 2023 में सपना है 90+ लाने का, वो तो इस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, जिन छात्रों का सपना है 2023 में 90+ लाने का, वो तो इस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, हाँ, उनके लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिन छात्रों का सपना है 90+ लाने का। अब देखिए, अब बहुत से छात्रों का सपना है 90+ लाने का, तो देखिए, तो इसीलिए हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अब देखिए आपके बहुत ही आसानी से, ठीक है, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हमारी सारी की सारी क्लासों को अगर देखेंगे तो आप लोगों के स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से 90+ अंक आ जाएंगे। ठीक है, 90+ अंक आ जाएंगे, बहुत ही आसानी से आ जाएंगे 90+ अंक। जितनी भी मेरी वीडियो हैं, ये साइंस की जितनी भी वीडियो हैं, अगर आप लोग सारी की सारी वीडियो को देख लेते हैं तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के 90+ जो अंक हैं, ठीक है, 90+ जो अंक हैं वो बहुत ही आसानी से आप लोगों के आ जाएंगे, इतना आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप लोगों की बहुत ही आसानी से 90+ अंक जो हैं वो बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। अब देखिए और थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जो एक एक नंबर के जितने सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, एक एक नंबर के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की सारी संभावनाएं हैं इन प्रश्नों की। अब चलिए, तो स्टूडेंट्स, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आए और आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो हमारी जो हर वीडियो है वो आपके पास आए और आप एक इम्पोर्टेंट तैयारी कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बातों को समझिए, और ताकि हमारी हर वीडियो है वो आप लोगों के पास है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। अब यहाँ पर हम बायोलॉजी क्लास 10th से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए, तो आप लोग क्या करें, इन प्रश्नों को तैयार करके चले जाना। ठीक है, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके चले जाना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए स्टूडेंट्स, सो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मेरा जो पहला जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, देखिए अब देखिए यहाँ पर जो अपना फर्स्ट प्रश्न है, अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा स्टूडेंट्स, देखिए प्रश्न नंबर 1 को देखिए, पहले प्रश्न नंबर 1 को देखिए क्या कह रहा है,
ये जो प्रश्न है स्टूडेंट्स मैंने किस चैप्टर से उठाया है, इस प्रश्न को मैंने आपका जो चैप्टर है जैव प्रक्रम कहने का मतलब लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम चैप्टर से मैंने इस प्रश्न को मैंने उठाया है। अब देखिए प्रश्न को मैंने जब जैव प्रक्रम चैप्टर से उठाया तो मैंने वहां पर देखा कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और फिर मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब है कि जो प्रश्न है हर साल, ठीक है, हर बार इस प्रश्न के आने की जो संभावनाएं हैं बहुत ही ज्यादा रहती हैं, तो इसीलिए हम इस प्रश्न को लेकर आए हैं। देखिए अब इस प्रश्न को समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ लीजिए। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है आप लोगों को समझेंगे, आपको यहाँ पर समझा देंगे। ठीक है, आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन होता है O2। ठीक है, अब O2 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, O2। अब देखिए कह रहे कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन जो गैस है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है। आप लोगों को यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे पेपर में। अब जब आप पेपर देने जाएंगे बोर्ड का जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर अभी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको वहाँ पर 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए आप यहाँ पर देखिए जो मेरा पहला देखिए प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से निकलती है। आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नंबर ए ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, नंबर बी ऑप्शन दिया है आपका वायु से निकलती है, जो ऑक्सीजन गैस जो है वायु से निकलती है कि जल से निकलती है, नंबर सी ऑप्शन है जल से निकलती है, और नंबर डी ऑप्शन है कि पर्णहरित के विघटन से निकलती है, पर्णहरित के विघटन से निकलती है। और चलिए ये देखिए प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इतना एक प्रश्न हो गया, इतना आप लोगों का ये एक प्रश्न है। तो अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कराते हैं, इस प्रश्न को हम सॉल्व कराते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सही कर लीजिए, जल से निकलती है, जल से निकलती है, इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस जो है वो स्टूडेंट्स कहाँ से निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस जो है वो जल से निकलती है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये प्रश्न आप लोगों को अगर याद ना हो तो आप लोग क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आप लोगों के पास ये प्रश्न हमेशा के लिए बने रहेंगे, जब तक आप पेपर नहीं हो जाएगा आपका, जब तक के लिए ये प्रश्न आप लोगों के पास हमेशा के लिए बने रहेंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 को देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 को समझ लीजिए। प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रकाश अभिक्रिया जो होती है, ये प्रश्न नंबर आपका स्टूडेंट्स कैसा रहेगा, ये प्रश्न नंबर आपका 2 रहेगा, प्रश्न नंबर आपका 2 रहेगा कि प्रकाश अभिक्रिया जो है वो होती है, प्रकाश अभिक्रिया किस में होती है। अब देखिए इस प्रश्न से रिलेटेड आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि अब नंबर ए ऑप्शन इसका क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है, राइबोसोम में होती है, फिर नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है, हरित लवक के ग्रेना में होती है, फिर नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, अब ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोगों को याद करके जाना होगा। अब ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया किस में होती है, तो आप लोग स्टूडेंट्स इसका जो नंबर सी नंबर जो है इसको सही कर लीजिएगा, हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक की ग्रेना में किसकी अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश अभिक्रिया जो होती है स्टूडेंट्स, ये जो प्रकाश अभिक्रिया, ठीक है, ये जो प्रकाश अभिक्रिया होती है किस में होती है, तो ये जो प्रकाश अभिक्रिया जो होती है ये हरित लवक की ग्रेना वाले भाग में होती है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा कि हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो हरित लवक के प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश अभिक्रिया होती है हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 को। देखिए प्रश्न नंबर 3 भी स्टूडेंट्स इन दोनों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 जो है इन दोनों प्रश्नों से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल जो है वो अवशोषित करता है, क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए जाएंगे कि क्लोरोफिल जो है ये प्रश्न नंबर आपका 3 रहेगा। ठीक है, प्रश्न आपका 3 रहेगा कि क्लोरोफिल जो है वो क्या अवशोषित करता है, क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है। नंबर ए ऑप्शन दिया है जल अवशोषित करता है, नंबर बी ऑप्शन दिया है
प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है, नंबर सी ऑप्शन दिया है खनिज ऊर्जा अवशोषित करता है, और नंबर डी ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन अवशोषित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका देखिए प्रश्न नंबर 3 रहेगा, है ना, ये आपका प्रश्न नंबर 3 रहेगा और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जैसा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्लोरोफिल जो है वो अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल हमेशा ऑक्सीजन ही अवशोषित करता है। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा कि क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल ऑक्सीजन ही अवशोषित करता है। अब चलिए स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए हमसे बोर्ड में कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए हमसे किस तरह से पूछा जाएगा, सॉरी प्रश्न नंबर 4 को देखिए किस तरह से हमसे बोर्ड में प्रश्न पूछा जाएगा कि हरित लवक के स्ट्रोमा में, ये प्रश्न नंबर स्टूडेंट कौन सा रहेगा, प्रश्न नंबर आपका 4 रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 4 रहेगा कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में। अब हरित लवक का जो स्ट्रोमा होता है उसमें हमें बताना है कि कौन सी क्रिया होती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, जो हरित लवक के जो स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, ये स्टूडेंट्स मैं हर जो प्रश्न है, ये स्टूडेंट्स आपका प्रश्न मैंने किस चैप्टर से उठाया है, जो आपका चैप्टर है बायोलॉजी का, जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम, बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम चैप्टर से मैंने इस प्रश्न को उठाया है। इतना आप लोग समझ लीजिए, मैंने जैव प्रक्रम चैप्टर से इस प्रश्न को उठाया है। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स इसका जो आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर जो 4 होगा, प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है। नंबर ए ऑप्शन दिया प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, और नंबर बी ऑप्शन दिया क्या कि अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। नंबर सी ऑप्शन दिया ए व बी दोनों सही है, और नंबर डी ऑप्शन दिया कोई नहीं है इसमें। अब देखिए इन दोनों में से स्टूडेंट्स ये जो आपको 4 ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर पर टिक लगाना पड़ेगा। अब चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी को सही कर लीजिएगा। नंबर बी जो है स्टूडेंट्स आपका ये सही हो जाएगा कि जो हरित लवक की स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, हरित लवक की स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो हरित लवक की स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। प्रश्न नंबर आपका 4 स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिए क्या करें, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5 जो है हमसे किस तरीके से पूछा जाएगा, बिल्कुल बहुत ही अलग टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न हमसे बोर्ड में कई तरीके से ये प्रश्न घुमा भी दिया जाता है, जिस तरह से बच्चे जो होते हैं इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को थोड़ा सही से पढ़कर जाना स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि कई छात्र क्या करते हैं कि इन प्रश्नों को वो सीधे सीधे टाइम में याद करके जाते हैं, लेकिन वह प्रश्न कुछ अलग टाइम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि पादपों वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया, जो पादपों में जो वायु प्रदूषण है वो कम करने वाली प्रक्रिया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे कि पादपों में जो वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया, तो अब देखिए प्रश्न आपका कौन सा रहेगा, प्रश्न आपका ये 5 रहेगा। प्रश्न आपका ये कौन सा रहेगा, प्रश्न आपका ये 5 रहेगा कि पादपों में जो वायु प्रदूषण होता है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो नंबर ए स्टूडेंट्स इसका देखिए क्या दिया, नंबर ए ऑप्शन दिया है श्वसन कहलाता है, श्वसन होता है कि नंबर बी ऑप्शन दिया वाष्पोत्सर्जन, और नंबर साथ ही साथ में नंबर सी ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण, और नंबर डी ऑप्शन दिया है प्रोटीन संश्लेषण। ये आपका स्टूडेंट्स प्रश्न कौन सा रहेगा, ये प्रश्न आपका 5 रहेगा। ठीक है, कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पादपों में जो स्टूडेंट्स जो वायु प्रदूषण कम करने की जो प्रक्रिया कहलाती है, आप लोगों को इसका राइट आंसर याद करना पड़ेगा। क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण पर टिक लगा देना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पर टिक लगा देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से नोट करते चलिए स्टूडेंट्स प्रश्नों को। अगर नोट ना कर पा रहे हों, अगर आप लोगों का नोट करने का मन ना हो, तो आप लोग क्या करें, इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी लेकर चलें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए वेरी वेरी फायदेमंद रहेगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करें, सारे के सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 6, प्रश्न नंबर 6 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 6 को। अब देखिए निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग है जो फल में बदल जाता है। ये आपका स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 रहेगा कि निषेचन के बाद। अब देखिए स्टूडेंट्स इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 6 को। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग
फल में बदल जाता है। अब निषेचन के बाद जो पुष्प का ऐसा कौन सा जो भाग होता है वो फल में बदल जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड, इस प्रश्न से रिलेटेड आपसे यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया पुंकेसर, नंबर बी ऑप्शन दिया वर्तिका, नंबर सी ऑप्शन दिया अंडाशय और नंबर डी ऑप्शन दिया बीजांड। ये आपका प्रश्न नंबर 6 रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो नंबर जो आपका सी ऑप्शन जो दिया है अंडाशय, कि निषेचन के बाद जो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद जो पुष्प का अंडाशय वाला जो भाग होता है, ठीक है, अंडाशय वाला जो भाग होता है ये आपका फल में बदल जाता है। आप लोग याद करके चले जाना, इस प्रश्न को याद करके चले जाना, जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ प्रश्न पूछा जाएगा कि निषेचन के बाद पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जो फल में बदल जाता है। ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय। अंडाशय को लिख लीजिए, इसका राइट आंसर अंडाशय हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहे कि पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे। अब यहाँ पर आपके देखिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर भी आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बनेगा, पहला प्रश्न बनेगा कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या बन रहा है, पहला प्रश्न आपका बन रहा है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे। और फिर देखिए पुष्प के नर भाग को कहेंगे, हमेशा याद रखेंगे, पुष्प के नर भाग को हमेशा पुमंग कहेंगे। पुमंग को सही कर लीजिएगा। और यहीं अगर लिखा होता है, ठीक है, नर को हटा करके अगर ये नर की जगह पर लिखा होता है कि पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर लिखा होता है पुष्प के मादा भाग को क्या कहेंगे, तब इसका राइट आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए जो पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे, तो पुष्प के नर भाग को हमेशा पुमंग कहेंगे। पुमंग को सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके 2 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 2 प्रश्न। पहला प्रश्न बन रहा है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे, तो पुष्प के नर भाग को कहेंगे पुमंग। अब जो इसका जो सेकंड जो प्रश्न का आंसर, सेकंड प्रश्न जो इसका कौन सा बनेगा उसके बारे में बात करते हैं कि पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे, तो पुष्प के नर भाग को कहेंगे मादा भाग, पुष्प के मादा भाग को कहेंगे जायांग। ठीक है, अब देखिए जायांग, अब इसका राइट आंसर क्या होगा, जायांग। अगर यहाँ पर लिखा होता है मादा तो आपका जायांग सही हो जाता है। ठीक है, तो आपका जायांग ही सही होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है नर, तो अगर नर यहाँ पर लिखा है तो आपका पुमंग सही हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, ये प्रश्न जो है कई छात्र इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। ठीक है, कई छात्र इस प्रश्न को गलत कर देते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि हर प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए और आप बोर्ड में अच्छे अंक ला सकें। अब देखिए यहाँ पर देखिए मानव के गुणसूत्रों की, अभी आप प्रश्न को समझिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में जो गुणसूत्रों की जो संख्या कितनी होती है, ये आपका प्रश्न नंबर 8 रहेगा। प्रश्न नंबर 8 रहेगा। अब देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। नंबर ए ऑप्शन दिया है 42, नंबर बी ऑप्शन दिया 46, नंबर सी ऑप्शन दिया 44 और नंबर डी ऑप्शन दिया 44। सॉरी, आप लोग ऐसा करिए, मैंने इन प्रश्नों को डबल बार लिख दिया, लेकिन आप ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 42 दिया, 42 भी आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा 46 को सही कर लीजिएगा। 46 कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को जरा कमेंट में करके बताएं, और साथ ही साथ में जितने भी छात्र इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और बेल आइकन के घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि अगर आप लोग बेल आइकन के घंटे को दबा देंगे तो क्या होगा कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी, ताकि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 मेरा देखिए क्या करे। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र, पुरुष में इस चैप्टर को, इस ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मैंने किस चैप्टर से उठाया है आप लोग बता सकते हैं। इस प्रश्न को मैंने आनुवांशिकता के विकास से चैप्टर से उठाया, जो आपका चैप्टर है आनुवांशिकता का विकास। ठीक है, आनुवांशिकता का विकास जो आपका चैप्टर है, मैंने उस चैप्टर से इस प्रश्न को उठाया कि पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं तो कैसे होते हैं, एक्स वाई होते हैं कि एक्स होते हैं कि वाई होते हैं, केवल एक्स होते हैं। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 9 रहेगा। ठीक है, ये देखिए प्रश्न नंबर 9 रहेगा कि, अब देखिए प्रश्न नंबर 9 रहेगा ये आपका कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, तो नंबर ए जो है आपका, ये सही कर लीजिएगा, नंबर ए को सही कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने कुल कितने 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। तो जब तक के लिए हम आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम
और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जितने भी छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं।